आप YouTube में कैसे आ गए? देखिए, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं बिहार में आया, कुछ समस्याएं हुआ, मैंने वीडियो बनाया। इसी वायरलिटी के दौरान आपका एक फुटेज वायरल हुआ जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ा था। कौन सा फुटेज है, वही तो आज तक मैं मीडिया से मांग रहा हूँ कि कौन सा फुटेज है, किस फुटेज की वजह से जेल जाना पड़ा। आज तक कहीं भी सोशल मीडिया पे आप लोग नहीं दिखा सकते हो उस वीडियो को। है हिम्मत तो दिखा दीजिए। कुछ गलत नहीं बोला था। 9वीं फेल को मेरा बात बुरा लग गया था, काहे कि उनको लगता था कि हमारे सिंहासन के बीच में मनीष कश्यप जो है पहाड़ की तरह खड़ा हो। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं सर? पूरा बिहार को पता है, पूरा देश को पता है, पूरा देश को पता है। इसलिए उस तानाशाही सरकार को जो है ना, प्रभु श्री राम जो है उखाड़ के फेंक दिए। और जनवरी महीना 2024 में जो है वो तानाशाही सरकार जो है वो पूरी तरीके से जो है बिहार से उखड़ गई। तो सर क्या हम मान सकते हैं कि यही वो सबसे बड़ी वजह है आपका भाजपा ज्वाइन करने का? अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे लगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। जी बिल्कुल, बट कई लोगों का ऐसा कहना भी है सर कि आपने भाजपा संरक्षण या सुरक्षा के लिए ज्वाइन किया है। तो किसका कहना है? नाम बताइए। 9वीं फेल का कहना है कि कोयला चोर का कहना है? किसका कहना है बताइए, नाम बताइए। आरजेडी जिससे आप ज्वाइन आरजेडी अच्छी पार्टी है सर? आपको आरजेडी अच्छी पार्टी लगती है? मतलब कि आपने तो साफ साफ बोल दिया आरजेडी आरजेडी आरजेडी। नहीं, चूंकि सर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टी नहीं है, आप जान जाइए। और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है, आरजेडी एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कभी टैक्स पे करती ही नहीं है। और वो कंपनी कभी घाटे में ही नहीं गई, क्योंकि लूट के खाना है। वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से लालू प्रसाद यादव का बेटा बेटी सब जो है, कोई सीएम परिवार में शादी कर लिया, कोई सिंगापुर जाके शादी कर लिया, कोई 450 करोड़ के बंगले में जो है दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में जाके जो है फ्लैट ले लिया, कोई लंदन जाके घूम। क्रेडिट नहीं दीजिएगा आप, सवाल जरूर पूछेगा क्या हुआ। मैंने वीडियो बनाया था एक, छपरा यूनिवर्सिटी का वीसी रजिस्ट्रार सब लोग चेंज हो गए, सारे के सारे चेंज हो गए। द भौकाल शो के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें सन ऑफ बिहार कहा जाता है। ये अपने बुलंद अंदाज में वीडियोस बनाने के लिए काफी फेमस हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। हमारे साथ आज मौजूद हैं मनीष कश्यप जी। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पर, और बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आप जो है इतना दूर से चल के जो है यहाँ पे आए, तो और शुरुआत आपने किया है। आप सब, आपके टीम के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम अपने सबसे पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। सर आप यूट्यूब में कैसे आ गए? देखिए, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग के तहत जो है मुझे कुछ जानकारियाँ हैं। मैं बिहार में आया, कुछ समस्याएं हुआ, मैंने वीडियो बनाया। और मैं कॉलेज के दिनों में भी अच्छा बोल लेता था। लोगों ने सुनना शुरू किया, मैंने बनाना शुरू किया, लोगों ने देखना शुरू किया, मैंने दिखाना शुरू किया, और ये सिलसिला चलता रहा, और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो आपको शुरुआती टाइम से ही आपको ये यूट्यूब वगैरह में देखिए, शुरुआती टाइम में नहीं, लेकिन मैं सोशल मीडिया से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। 2007 या 7 से जो है मैं ट्विटर ऑरकुट से जुड़ा था। उस समय ऑरकुट हुआ करता था। उसके बाद से जो है फेसबुक से हम लोग जो है 2009 में जुड़े। फिर 10 वो अकाउंट डिलीट हो गया, तो 2010 में मैंने फेसबुक का अकाउंट बनाया। वो भी 2010 में जो अकाउंट बनाया वो भी 2024 में हैक हो गया है, और अभी तक जो है फेसबुक ने उसे रिकवर नहीं किया। फेसबुक की पॉलिसी जो है बहुत बहुत गलत पॉलिसी हो गई अभी वर्तमान समय में, उस पर बाद में बातचीत करेंगे। उसके बाद से मैंने फेसबुक पे वीडियो बनाना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि ये वीडियो यूट्यूब पे डालना चाहिए, यूट्यूब पे डालना शुरू किया। यूट्यूब पे मेरा शॉर्ट्स वायरल होना शुरू किया, चूँकि मैं मुद्दों को जो है ना दिखाता था, और बहुत अच्छे ढंग से दिखाता था। और उसके बाद से जो है मुझे लगा कि नहीं, अब जो मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब छोड़ देना चाहिए, और ये इस चीज़ को जो है अच्छे ढंग से जो है और बड़ा करना चाहिए। और मैं बड़ा करते गया उसको। तो इसी वायरलिटी के दौरान आपका एक फुटेज वायरल हुआ जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ा था। तो उसकी कहानी क्या है सर? कौन सा फुटेज है, वही तो आज तक मैं मीडिया से मांग रहा हूँ कि कौन सा फुटेज है, किस फुटेज की वजह से जेल जाना पड़ा। मैं तो कोर्ट में यही बात बोला था जज साहब से कि मुझे जिस वजह से जेल डाला गया है ना, उस वीडियो को तो दिखाया जाए जी, उस वीडियो को तो दिखाया जाए। और मैं उन चारों केस में जो है पटना कोर्ट से जो है, पटना सिविल कोर्ट से जो है, मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ। बरी मतलब बेल पे नहीं हूँ मैं केजरीवाल की तरह।
मैं उन सारे केसों में जो है बरी हो गया हूं, मुझे कोर्ट ने जो है दोष मुक्त करार दे दिया है। ये चीज है। एनएसए मेरे ऊपर लगा, सेम मेरे वकील ने वही बोला कि क्या गलती है, वो वीडियो तो दिखाया जाए। लोगों ने अफवाह फैला दिया कि मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया। अरे वो वीडियो है कहां? कौन सा वीडियो है? क्या मैंने उस वीडियो में बोला था? कहां वायरल हुआ? किसी ने आज तक सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाला उस वीडियो को? आज तक किसी ने नहीं डाला उस वीडियो को कि मनीष कश्यप ने यह बात गलत बोला था। आज तक कहीं भी सोशल मीडिया पे आप लोग नहीं दिखा सकते हो उस वीडियो को। है हिम्मत तो दिखा दीजिए। कुछ गलत नहीं बोला था। 9वीं फेल को मेरा बात बुरा लग गया था, काहे कि उनको लगता था कि हमारे सिंहासन के बीच में मनीष कश्यप जो है पहाड़ की तरह खड़ा हो गया है, इसको साइड करना चाहिए। बिहार के किसी भी युवा को जो है 9वीं फेल राजकुमार जंगल राज के वो नहीं लाइक करते। अफवाह फैला दिया गया कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया, फेक वीडियो बनाया। अरे मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया है तो इस देश का नेशनल से लेके पूरे ब्रह्मांड का इंटरनेशनल चैनल और बिहार का रीजनल चैनल ने आज तक उस वीडियो को दिखाया ही नहीं कि क्या फेक था। आज तक मैं वहीं मैं पूछता हूं कि भाई मैंने अगर गलत बोला था, गलत वीडियो बनाया था, तो वीडियो तो आपके पास भी होना चाहिए था जी। वो वीडियो तो सबके पास होना चाहिए था। सब पूछते हैं फेक वीडियो बनाया। अरे कहां है वो वीडियो भाई? ना गवर्नमेंट के पास है, ना प्रशासन के पास है वो वीडियो, ना कोर्ट में है वो वीडियो। मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया। आपने हत्या किया, हत्या किया, हत्या किया, मैंने बोल दिया जाइए जेल काट के आइए। बाद में पता चला कि किसका हत्या हुआ, कहां हत्या हुआ, पता ही नहीं है किसी को। ये कहानी जो है बिहार में गढ़ी गई जी। और ये कहानी जो है 9वां फेल ही आदमी कोई गढ़ सकता है। और अभी भी वैसे वैसे लोग जो है मेरे पीछे लगे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपनी बातों को रखते रहेंगे। जी बिल्कुल। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं सर? पूरा बिहार को पता है, पूरा देश को पता है, पूरा देश को पता है क्यों पड़े हुए हैं। अगर बिहार में चारा घोटाला होगा हम लोग आवाज उठाएंगे। हालांकि चारा घोटाला तो बहुत पहले हुआ, उसके बाद से अगर किसी भी प्रकार का घोटाला होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। सच्चाई ये है ना कि मैंने 5000 वीडियो बनाया था, जिसमें 4000 वीडियो बीजेपी शासित प्रदेशों में जा जा के घूम घूम के बना के मैंने सवाल पूछा था। ये भारत का विपक्ष इतना तानाशाह है ना, लोग कहता है, विपक्ष कहता है कि सत्ताधारी लोग तानाशाह है, विपक्ष तानाशाह है। इतना तानाशाह है ना कि आप यहाँ पे बैठ के हमसे 4 गो कड़वा सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बंगाल में जाके ममता बनर्जी के किसी भी समर्थक से जो है आप सवाल नहीं पूछ सकते। पूछ के दिखा दीजिए, जाइए, नहीं पूछ सकते हैं आप तमिलनाडु की स्थिति देख लीजिए। सौकू शंकर नाम के एक यूट्यूबर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया और फिर से उनको जेल में डाल दिया गया, और वो भी मदुरई जेल में थे, मैं भी मदुरई जेल में था। जिस जेल में मैं था वहां पे तमिलनाडु के भी एक यूट्यूबर बार बार सवाल करते हैं करप्शन पे, उनको जेल में डाल दिया गया। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तेजस्वी जी उस समय सत्ता में थे और बिहार के मजदूरों के साथ समस्या हो रहा था, मैंने सवाल कर दिया। ये लोग तो मजदूरों की राजनीति करते हैं, गरीबों की राजनीति करते हैं। अब गरीबों को, मजदूरों को लगने लगा कि नहीं मनीष सही है और डिप्टी सीएम तेजस्वी गलत है। अब इन लोगों को लगा कि मनीष को साइड किया जाए, काहे कि जो है ये रोज रोज जो है हम लोगों का धागा खोलेगा। इसलिए जो है उन लोगों ने मेरे ऊपर 10 केस करवाया। क्या मैंने किया था? आपके हिसाब से क्या किया था? एक वीडियो बनाया था आपके हिसाब से, जो वीडियो आपके पास आया नहीं, पूरा ब्रह्मांड में वो वीडियो नहीं है। एक वीडियो पे कितना केस होना चाहिए? संविधान में रूल क्या है? एक क्राइम, एक केस, एक सजा। एक वीडियो मैंने बनाया था, एक क्राइम हुआ, एक केस होना चाहिए था मेरे ऊपर, या तो बिहार में या तो तमिलनाडु में। चलिए ठीक है, दोनों स्टेट में एक एक केस हो जाए। मेरे ऊपर तमिलनाडु में 6 केस किया गया, बिहार में 4 केस किया गया। क्यों? ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है, ये अत्याचार हुआ था। और इसीलिए मैंने बोला था कि इस अत्याचारी सरकार को मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। मुझे पता था कि मेरे अंदर उतना ताकत नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी भी जो है ना जलील नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए उस तानाशाही सरकार को जो है ना प्रभु श्री राम जो है उखाड़ के फेंक दिए, और जनवरी महीना 2024 में जो है वो तानाशाही सरकार जो है वो पूरी तरीके से जो है बिहार से उखड़ गई। तो सर क्या हम मान सकते हैं कि यही वो सबसे बड़ी वजह है आपका भाजपा ज्वाइन करने का? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है जी। मुझे राजनीति में आना है। राजनीति में आना क्या गुनाह है? नहीं, बिल्कुल। क्या राजनीतिक इच्छाओं को बताना क्या गुनाह है? यहाँ पे लड़का बोलता है कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, तो लोग ताली बजाता, बहुत बढ़िया। क्या क्यों नहीं वो लड़का बोलता है कि मैं एक दिन इस देश का सर्वश्रेष्ठ नेता बनूंगा बचपन से ही? क्योंकि समाज ने वो नहीं बताया है। मिडिल क्लास और गरीब फैमिली के लोग जो हैं वो इस देश में 95% है,
वो अपने बच्चों को नहीं कहते हैं कि तुम राजनीति करो, लेकिन नेता के घर में अगर बेटा पैदा होता है तो उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुमको नेता ही बनना है। बचपन से इस माइंड को मेकअप कर लेता है कि हमको नेता बनना है, वो हमारा हक मारता है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। हम इसी चीज का पक्षधर है कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से स्ट्रगल करके लोग राजनीति में आए जी। और मैंने इसके ऊपर कम से कम 500 वीडियो बनाए। 2024 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से सेम बातें बोला कि 1 लाख युवाओं को जो है भारतीय राजनीति में आना चाहिए। सेम टू सेम बोला नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से जी। तो ये चीजें हैं। आप आइए, क्यों नहीं? इफ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग देन व्हाई वी नॉट डिसाइड आवर पॉलिटिक्स? अगर राजनीति झारखंड का भविष्य डिसाइड करता है, बिहार का भविष्य डिसाइड करता है, देश का भविष्य डिसाइड करता है, तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चे जो है ना अपना राजनीति क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? जी। वही चीजें मैं लोगों को जगाना शुरू किया हूं, अभी भी कर रहा हूं, ये चीज है। और मुझे लगा कि अगर मुझे राजनीति करना है, राष्ट्रवादी पार्टी है, अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मुझे लगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। जी बिल्कुल, बट कई लोगों का ऐसा कहना भी है सर कि आपने भाजपा संरक्षण या सुरक्षा के लिए ज्वाइन किया है। तो किसका कहना है? नाम बताइए। 9वीं फेल का कहना है कि कोयला चोर का कहना है? किसका कहना है? बताइए, नाम बताइए आप। सबको पता है कि मनीष कश्यप जो है वो अच्छा आदमी है, मेरे विरोधियों को भी पता है, अच्छे ढंग से काम करता है, ईमानदारी पूर्वक काम करता है। और राजनीति संरक्षण के लिए मैंने नहीं ज्वाइन किया जी। अगर संरक्षण के लिए ज्वाइन करना होता तो जेल जाने से पहले ज्वाइन करता, 9 महीना काटने के बाद नहीं ज्वाइन करता। ये चीज है। हाँ, राजनीति इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे बिहार को बदलना है, इसलिए ज्वाइन किया। मुझे झारखंड को बदलते हुए देखना है, इसलिए ज्वाइन किया। मुझे देश को बदलते हुए देखना है, और अगर उसमें जो है एक चींटी वाला प्रयास अगर मेरा होगा तो मैं वो प्रयास करूंगा, इसलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। पर सर अभी जैसे आपने भाजपा ज्वाइन किया है और अभी से आपके लगभग मैं कह सकता हूँ कुछ समय पहले जब आप वीडियोस बनाते थे तो भाजपा की काफ़ी आप भी आलोचना किया करते थे, फिर अचानक आपको इसमें ऐसा क्या दिखा कि आपने डायरेक्ट भाजपा ही ज्वाइन किया? क्योंकि अन्य भी आपके पास थी। कोई ऑप्शन है दूसरा पार्टी का नाम बताइए। आरजेडी, जिससे आप ज्वाइन आरजेडी अच्छी पार्टी है जी सर। आपको आरजेडी अच्छी पार्टी लगती है? मतलब कि आपने तो साफ साफ बोल दिया आरजेडी आरजेडी आरजेडी। नहीं, चूंकि सर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टी नहीं है, आप जान जाइए। और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है, आरजेडी एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कभी टैक्स पे करती ही नहीं है, और वो कंपनी कभी घाटे में ही नहीं गई, क्या कि लूट के खाना है। फिर भी उसने बिहार में कई सालों तक राज किया, ऐसा क्यों सर? 1990 में लालू जी आए जी, लोगों को गुमराह किए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहते थे लालू जी, जाके इंटरनेट पे पता कर लीजिएगा। वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से लालू प्रसाद यादव का बेटा बेटी सब जो है, कोई सीएम परिवार में शादी कर लिया, कोई सिंगापुर जाके शादी कर लिया, कोई 450 करोड़ के बंगले में जो है दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में जाके जो है फ्लैट ले लिया, कोई लंदन जाके घूमता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाके घूमता है, और गरीब गरीब ही रह गए। लालू जी की बेटी का शादी जब पटना में हुआ था तो पता है क्या हुआ था? पटना के हर एक वीआईपी शोरूम से जो है ना गाड़ियां निकाल ली गई थी, और ये मनीष कश्यप नहीं कहता है, पूरा बिहार कहता है। पता है आपको? लालू जी से मिलने एक आदमी आए, उनकी एक बहुत अच्छी गाड़ी चोरी हो गई थी, उन्होंने एसपी से कंप्लेन किया था, वो पटना के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर में से एक थे, उन्होंने एसपी से कंप्लेन किया, उसके बाद से उनकी गाड़ी चोरी हो गई, उन्होंने एसपी से कंप्लेन किया, एसपी साहब सुने नहीं, तो लालू जी उनके मित्र थे, ऐसा लगा कि लालू जी मित्र है तो चलो ठीक है इनसे कंप्लेन करते हैं। वो गए लालू जी से कंप्लेन करने, और लालू जी से कंप्लेन करने के जगह पे वो उल्टे पांव भागे। जानते हैं क्या? कि लालू जी के कैंपस में उनकी गाड़ी खड़ी थी जो गाड़ी चोरी हुई थी। जाके पता कीजिए यूट्यूब पे ये वीडियो है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं, बताइए। आपकी कार चोरी हो जाती थी उस समय, आपका शोरूम खाली हो जाता था उस समय। मुंबई से कोई आदमी आता था बिहार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेन में उसका किडनैपिंग हो जाता था उस समय। गांधी सेतु पुल बन रहा था, बन गया था उस समय, तो उनके समय में बन गया था, उसके उस साइड एक टोल लगा था जी। आप पता कीजिएगा उस पे क्या होता था, पता कीजिएगा एक बार। तो बिहार की स्थिति दयनीय हो गई थी, और इन लोगों ने किसको लूटा? आप पता कीजिए किसको लूटा? इन लोगों ने गरीबों का ही आंख लूटा। चारा घोटाला भाई, चारा घोटाला अगर नहीं करते तो वो चारा किसके पास पहुंचता? बिहार में सबसे ज्यादा मवेशी किसके पास है? गरीबों के पास है।
और उसमें भी सबसे ज्यादा मवेशी जो है लालू जी के जो जिस कास्ट से आते हैं उसी यादव कम्युनिटी के पास है सबसे ज्यादा मवेशी। अगर घोटाला नहीं करते तो आज जो है 200 यादव जो है अपना अपना डेयरी फार्म खोला रहता बिहार में। अमूल जो है जो गुजरात में बना वो बिहार में बना रहता। मदर डेयरी जो बाहर बना वो बिहार में बना रहता। नंदनी जो साउथ में बना वो बिहार में बना होता। ये चारा घोटाला नहीं करते तो चारा घोटाला क्या चीज था, किसके लिए आया था? तो इन्होंने तो अपने लोगों का हक मार लिया और उस पार्टी का बात कर रहे हैं आप। अजीब हाल है। आप बिहार में पैदा नहीं हुए ऐसे मास्टर लोगों का किडनैपिंग हो जाता था, उठ जाते थे मास्टर लोग, पता चलता था सरकार 12 महीना के बाद सैलरी दिया है, 12 महीना के बाद सैलरी दिया है, बिहार के आधे मास्टर जो है किडनैप हो जाते थे। नहीं तो या तो आप जो है वो 12 महीना के बाद सैलरी मिला है 4 महीना का यानी 33%, 1/3 आप हमें दे दीजिए, नहीं तो आपका किडनैपिंग हो जाएगा। हम चंपारण से आते हैं, मिनी चंबल कहा जाता था चंपारण को, गूगल उठाइए देख लीजिए। पूरा बिहार से किडनैपिंग होता था और चंपारण के जो है दियारा क्षेत्र में लोगों को जाकर रखा जाता था। कौन कौन फलाना डाकू, चिलाना डाकू, सब लालू जी से संपर्क में रहता था लोग जी। सब किडनैपिंग हो जाता था और लोग जाते थे दरबार में और कहते थे कि किडनैपिंग हो गया है। अच्छा कितना पैसा मांगा है? सब 6 लाख रुपया मांगा। ठीक है 4 दे दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। ये स्थिति थी बिहार की जी। पता कीजिए ये थी कि नहीं। अब उससे बेटर स्थिति है बिहार में। लेकिन वर्तमान समय में एक और प्रॉब्लम है बिहार का कि अब अपहरण तो नहीं होता है लेकिन अधिकारी जरूर लूट रहे हैं। ये बात सत्य है और उसमें भी सुधार कराएंगे हम लोग। बोल बोल के सुधार कराएंगे, लड़ के सुधार कराएंगे, उसमें भी सुधार कराएंगे। और नया बिहार में सूर्योदय उम्मीदों का जरूर होगा, विकास का सूर्योदय जरूर होगा और बिहार आगे जरूर जाएगा। अभी आपने बिहार के नए सूर्योदय की बात की, बट मैं आपको बता दूं अभी से कुछ समय पहले नवादा जिला में 80 दलितों के घर जला दिए गए। किसने जलाए? न्यूज में आया दबंगों ने जलाए। दलितों के घर दबंगों ने जलाए। बदनाम हो गए फ्री में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत जी। दलितों के घर, एक साइड आपको जो है बताया जा रहा है, कास्ट बताया जा रहा है, कैटेगरी बताया जा रहा है कि किसका घर जलाया गया। एक साइड दलितों का कैटेगरी बता दिया गया और दूसरे साइड बोला जा रहा है दबंगों ने जलाया। दूसरे साइड जात नहीं बताया जा रहा है, जिसने जलाया उसका जात नहीं बताया जा रहा है जी। मुख्य अभियुक्त पता है कौन है? दलित ही है। आप उठाइए गूगल, देखिए नाम, उठाइए गूगल। तो एक तरफ चलाया गया कि दलितों के घर जलाए गए, दूसरे तरफ चलाया गया दबंगों ने जलाए। ये नहीं चलाया गया कि दलितों के घर दलित दबंगों ने जलाए। ये नहीं चलाया गया जी। सच्चाई ये है। तो बिहार को अब जात के आग में हम लोग जलाने का प्रयास नहीं करें तो अच्छा है। नौवा फेल से लेके पप्पू कुमार और यूपी का दूगो पार्टी का जो है दूगो नेता ने ट्वीट कर दिया दलितों के घर दबंगों ने जलाए। कमेंट आ रहे हैं ये लोग ऐसे ही होते हैं, जात का नाम लिख लिख के गरियाया जा रहा है। मैंने देखा, बड़ा बुरा लगा, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने देखा अरे यार उनके घर जले हैं, जिन लोगों ने ट्वीट किया उन लोगों ने 5 केजी राशन तक नहीं पहुंचाया। देखिए कितना घटिया राजनीति करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 80 घर जले हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 36 घर जले हैं। ये चीज है, घर नहीं जलने चाहिए थे। लेकिन जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया है कम से कम वो लोग 5-5 हजार रुपया तो मदद कर सकते थे, इस लायक तो वो लोग थे। मायावती ने ट्वीट किया 1 रुपया नहीं भेजा। वो रावण ने ट्वीट किया 1 रुपया नहीं भेजा, चंद्रशेखर रावण। राहुल गांधी ने ट्वीट किया 1 रुपया नहीं भेजा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया 1 रुपया नहीं भेजा। मतलब आप आग लगा के जो है ना वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं और देश के लोगों को सच्चाई नहीं दिखाना चाहते हैं। आप एक तरफ बोलते हैं कि गरीबों का घर दबंगों ने जलाया, बर्दाश्त होता। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि दलितों का घर और दूसरी तरफ बोल रहे हैं दबंगों ने जलाया, और दबंगों का कास्ट नहीं बता रहे हैं, एक तरफ कास्ट बता दे रहे हैं जो पीड़ित है उनका। ये गलत है और ये बिहार में खूब होता है, बिहारी में नहीं देश में भी खूब होता है। हाथरस कांड पूरे देश की मीडिया ने कवरेज किया, पूरे देश की मीडिया ने। एक आई थी भोपाल से कि कहां से आई थी और उसने जो है स्क्रिप्ट रचा, पूरे देश की मीडिया ने कवरेज किया। पूरे देश में बताया गया कि यूपी जो है बलात्कार का प्रदेश हो गया है। इस प्रकार से हेडलाइंस बनाई गई हाथरस कांड में। और बाद में पता चला कि जितने भी आरोपी थे सब बाइज्जत बरी हो गए, सारे के सारे बाइज्जत बरी हो गए और हाथरस कांड में रेप नहीं हुआ था। बाद में पता चला। क्यों नहीं दिखाया गया? अभी 4 दिन पहले की घटना है कि सारे आरोपी जो है बाइज्जत बरी हो गए, उसके बारे में क्यों नहीं दिखाया गया? तो ये कुछ लोग हैं जो गिद्ध की तरह जो है ना निगाह गड़ाए रहते हैं
कि कैसे भारत को नोचना है, कैसे बिहार को नोचना है, लगातार प्रयास करते हैं। और इन्हीं गिद्ध लोगों का आंख भड़का देते हैं हम लोग, तो हम लोग इनके आंखों में खटकने लगते हैं। सच्चाई ये है। तो आपको क्या लगता है ये जात पात की राजनीति कैसे खत्म होगी? जात पात की राजनीति विकास से खत्म होगी। डेवलपमेंट कीजिए, सबका डेवलपमेंट कीजिए, हक दे दीजिए। और जब तक जात पात की राजनीति होगी, एक और बात है, तब तक विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि सबको पता है कि हमारा जात गरीब रहेगा तबे ना हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। गुजरात में जाके देख लीजिए, जात पात की राजनीति नहीं है। आप देखिए जो है गुजरात के 90% लोग जो है ना, अगर गुजरात का ऐसे तो गुजरात का कोई व्यक्ति जो है प्रॉपर गुजराती हो और 50 साल से अगर गुजरात में हो तो वो गरीब है ही नहीं जी। है ही नहीं। अगर वो गलती से है भी ना तो भी उसका बेटा कनाडा में पढ़ रहा है या अमेरिका में पढ़ रहा है या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। इस प्रकार से माहौल बन गया, इस प्रकार से माहौल बन गया उस वहां का। या तो उसका बेटा बिजनेस कर रहा है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा एक छत के नीचे जो है ना ऑफिस, जो है एक छत के नीचे ऑफिस सूरत में बना। प्राउड होना चाहिए। कहाँ बना? सूरत में, गुजरात में। एक छत के नीचे 4500 कंपनियां काम करती है, अलग अलग कंपनियां काम करती है। पेंटागन का रिकॉर्ड तोड़ दिया गुजरात ने। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना गुजरात में, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बना गुजरात में। और बिहार झारखंड जात का झंडा लेके ढो रहा है, हमारा जात जिंदाबाद, हमारा जात। और जो ढो रहा है वो 4-4 को गनमैन लेके चल रहा है। पहले कहता है हम गरीब है और बाद में कहता है 4-4 को गनमैन लेके चलता है। इहो तो गलत है। आप गरीब की बात करते हैं तो आप गरीब के साथ जो है उनको इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए। और गरीब जो है पर्टिकुलर एक जात का नहीं होता है, गरीब तो हर जात का होता है। मदद तो हर जात के लोगों का होना चाहिए। मैं झारखंड में था, रांची में था, मैंने देखा कि कुछ बच्चे, अच्छे टैलेंटेड बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे लगा इनकी मदद करनी चाहिए। मैंने बोला क्या कि मेरे अकाउंट में 46,000 रुपया था, सिर्फ 46,000। मैंने दिखाया भी उसको। मैंने बोला इनकी मदद करनी चाहिए। मैं बोला कि एक किट तुमको दूंगा, कितने में आता है? तो उसने बोला 10,000 में। फिर मुझे लगा कि एक रिक्शा वाला का बेटा है, उसको भी किट देना चाहिए। मैंने उसको भी दिया। फिर एक लड़का ने बोला कि भैया हमको किट मत दीजिए लेकिन एकेडमी को दे दीजिए। मैंने बोला कि तुमको भी दूंगा और तुम्हारे एकेडमी को भी दूंगा। 3 किट मैंने दे दिया। इस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं सोसाइटी को। इस तरीके से हम रिफॉर्म ला सकते हैं, इस तरीके से बदलाव ला सकते हैं। पता है मैं जेल गया था, जेल से निकलने के बाद मैं भी जातिवाद कर सकता था कि मैं इस पर्टिकुलर जात का था इसलिए तेजस्वी यादव ने मुझे टारगेट किया और मैं नेता बन जाता जी। मैं ये बोल देता तो मैं नेता बन जाता। मैं बोल सकता था कि नहीं? ये बात बोल सकता था कि मैं पर्टिकुलर जाति का था इसलिए तेजस्वी यादव ने मुझे टारगेट किया, मैं उस जाति का नेता बन जाता। लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे खून में वो चीज नहीं है कि जातिवाद की आग में फिर से बिहार को जला दिया जाए। मेरे बाबूजी देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, मेरे दादाजी देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे। वो ये सोचते नहीं है कि फलानवे जात का रक्षा करना है बॉर्डर पे। वो सोचते हैं पूरे देश के लोग अपने भाई हैं और पूरे देश के लोगों का रक्षा करना है। और वही खून मेरे अंदर आया। जिनके अंदर जैसा खून जाता है वैसा वो राजनीति करते हैं। हम लोगों के अंदर वो खून नहीं आया, वो गंदा वाला खून, जातिवाद के आग में जो है बिहार को या देश को जलाने वाला खून हमारे अंदर नहीं आया। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये सच्चाई है। आपको क्या लगता है बिहार का अभी के समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी, बाढ़, पलायन, ये सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा। इन 3 समस्याओं का समाधान तब होगा जब वहां से करप्शन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले करप्शन पे काम करना पड़ेगा। यानी बिहार का सबसे बड़ा समस्या जो है वो करप्शन है। पहले बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्राइम था। लालू जी के रीजन में सबसे बड़ा समस्या क्राइम था। अभी के समय में सबसे बड़ा समस्या जो है करप्शन हो गया है। तो उस करप्शन पे काम करना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। जिस दिन उसे दूर कर दिए उस दिन जो है मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के टॉप 5 राज्यों में से बिहार एक राज्य रहेगा। ओके, तो आप कैसे दूर करेंगे सर करप्शन को? क्योंकि वो तो देखा जाए तो वो हर आज के समय पे हर ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन है ही। तो इस चीज को कैसे आप दूर खत्म नहीं किया जा सकता। करप्शन को कम किया जा सकता है और कम करना आसान है। एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल करता है पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है वोट यानी पब्लिक। ओके। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो पब्लिक को कंट्रोल करता है। ये साइकिल है, आप देख लीजिए। पब्लिक कंट्रोल कर रहा है पॉलिटिशियन को, पॉलिटिशियन कंट्रोल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव को और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहा है पब्लिक को। यानी पुलिस कंट्रोल करता है पब्लिक को, पब्लिक कंट्रोल करता है नेता को और नेता कंट्रोल कर रहा है एसपीडीएम को। ये साइकिल है, गोल 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 गोल। सबको सुधरना होगा इस साइकिल में। पब्लिक सुधर जाए, जात के नाम पे वोट देना बंद कर दे, पॉलिटिशियन सुधर जाएगा। और जिस दिन पॉलिटिशियन सुधर जाएगा उस दिन एडमिनिस्ट्रेटिव सुधर जाएगा। काहे कि पॉलिटिशियन जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पैसा लेना बंद कर देगा। और जिस दिन एडमिनिस्ट्रेशन सुधर जाएगा उस दिन पब्लिक सुधर जाएगा।
ये साइकिल है, ये साइकिल जो है ना, इस साइकिल में कहीं भी जो है ब्रेक होगा। ह्यूमन चैन होता है ना, आपने जी। पढ़ा होगा बायोलॉजी में या साइंस में भी पढ़ा होगा, ह्यूमन चैन कैसे होता है। तो जी। ये साइकिल है, और इस साइकिल में जो है हर एक जगह सिर्फ पब्लिक को सुधारने की जरूरत है। पब्लिक सुधरेगा, ऑटोमेटिक ये पूरा साइकिल सुधर जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है सर। हमें पहले तो साइकिल को सुधारना होगा, जनता को ये समझना होगा कि उन्हें किसे वोट देना चाहिए, कौन हाँ, उनके लिए काम करेगा। शुरुआत वहीं से होगा। अभी जब आप बिहार से झारखंड आ रहे थे तो आपने एक लाइव में वीडियो में भी कहा कि कुछ लोगों ने आपको घेर लिया था, कुछ बातचीत हुई, क्या था सर वो, क्या बदतमीज लोग थे। हम आपके साथ बैठे हुए हैं मान लीजिए सपोज, जी। और 10 लोग आके जो है बदतमीजी करने लगे, उल्टा सीधा चीजें पूछने लगे। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेशनलिटी सबकी इंडियन है, सबकी भारतीयता है, कोई भी इस देश के किसी भी कोने में जा सकता है। ऐसा तो नियम नहीं है कि कोई किसी राज्य में जाएगा तो पासपोर्ट लेके जाएगा और पहले जो है वीजा लगाना पड़ेगा उसको, और वहां से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें, कुछ लोग जो है पर्टिकुलर जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं पर्टिकुलर, और जो लोग जिस जाति की राजनीति करता है ना, वही लोग उस जाति का सबसे ज्यादा विनाश करता है। लालू जी के रीजन में सबसे ज्यादा यादव की हत्या हुई बिहार में, सबसे ज्यादा। और लालू जी के रीजन में आरटीआई फाइल करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा यादव जेल गए। उनकी संख्या 14% थी, लेकिन जेल में वो लोग 31 से 32% थे। यानी अगर कहा जाए, लालू के नेता लोग अगर कहना शुरू किए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं लोगों की थी तो इसीलिए जेल में गए, नहीं, जनसंख्या से जो है दुगुना से ज्यादा लोग जो है जेल चले गए। ये चीजें तो जो आप उठा के देख लीजिए, जहां भी आप जिस भी राज्य में आप जाएंगे, अगर जात की राजनीति किसी ने नेता ने किया होगा, वो लंबा नहीं चलता। पहला चीज जी, कुछ देर तक जो है उसको जो है टॉप सिंहासन मिल जाता है, न लंबा नहीं चलता है। दूसरा चीज, उसने जिस जात का राजनीति किया उसका सबसे ज्यादा बर्बादी किया। अब देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन आदिवासियों की राजनीति से शुरुआत की, शिबू सोरेन ने शुरुआत किया, ठीक है। और आज झारखंड में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति किस कम्युनिटी की है, आप बताइए जी। और सबसे ज्यादा सत्ता में इसी परिवार, ये पर्टिकुलर परिवार रहा। हेमंत शिबू सोरेन भी रहे, हेमंत सोरेन भी रहे। ये चीज है। इनकी वाइफ भी जो है उड़ीसा में जाके शादी की, उड़ीसा और इनकी वाइफ भी अभी विधायक है। और आज जाके देखिए कि आदिवासियों की स्थिति झारखंड में क्या हो चुकी है। पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो गया, पूरी तरीके से चेंज हो गया। क्योंकि नेताओं के माथे पे ये सवार हो जाता है कि हम इस जाति के हैं तो ये जात तो ऑटोमेटिक हमारे साथ है, अब इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ हम दूसरे किसी के लिए कर दिए तो वो हमारे साथ वोट बैंक हो जाएगा, और वोट बैंक हो जाएगा तो हम सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे पहुंच जाएंगे। जी। यही स्थिति बिहार में हुआ। लालू जी को लगने लगा कि यादव हमारे साथ है, मुस्लिम की राजनीति कर लो, मुस्लिम को उसमें उसके साथ जोड़ लो, और मुस्लिम को साथ जोड़ने के साथ वो किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी को जोड़ना चाहते थे। इसीलिए सबसे ज्यादा टिकट जो है ना, वो अपने पार्टी में सबसे ज्यादा बड़े पद पे जो है ना, वो एक तो खुद रहते थे और उसके अलावा जो है दूसरे जाति के लोगों को रखते थे। लालू जी ने अपने पूरे कार्यकाल में किसी भी यादव नेता को बिहार में पनपने नहीं दिया, और जो पनपा वो तो या तो मारा गया, या तो उसका पर कतर दिया गया, या तो वो आरजेडी में नहीं रहा। जी। वही सेम कहानी है झारखंड में। अब बताइए, आदिवासी कम्युनिटी से जेएमएम में किसी नेता को पनपने दिया गया, बड़ा होने दिया गया? हेमंत सोरेन से बड़ा कद हो जाए उसका, ऐसा होने दिया गया? नहीं होने दिया गया। वो कोई भी हो सकता है, किसी का भी बच्चा हो सकता है, उसके टैलेंट को जो है ये लोग जो है रौंद देंगे। तो जात की राजनीति करने वाले सबसे पहले अपने ही जात को बर्बाद करते हैं। ये कान खोल के बिहार झारखंड के लोग सुन ले, सबसे ज्यादा मेहनती मजदूर बिहार में हैं और सबसे ज्यादा संसाधन जो है वो झारखंड में है। और आज इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य अगर दो है तो वो बिहार झारखंड है जी। सबसे पिछड़ा राज्य। खनिज संपदा सबसे ज्यादा झारखंड में, सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में, और सबसे ज्यादा बिजली कहां कट रही है? झारखंड में। क्यों कट रहा है बताइए? सबसे ज्यादा मेहनती मजदूर कहां पे है? बिहार में। और सबसे कम फैक्ट्री कहां है? बिहार में। क्यों? इस सवाल का जवाब जो है बिहार झारखंड के लोगों को मिलकर ढूंढना होगा। बंटवारा हुआ सन 2000 में, जब भी बंटवारा होता है तो बर्बादी होता है। पहले हमें बंगाल से अलग किया गया, फिर उड़ीसा से अलग किया गया, फिर आपस में हम बिहार झारखंड अलग हुए। बंटवारा हुआ, इस उम्मीद से बंटवारा हुआ कि नया सूर्योदय दोनों राज्य में होगा। दोनों राज्य में से किसी भी राज्य का विकास नहीं हुआ। दोनों राज्य जो है वो बर्बादी के रास्ते पे चला गया। ये बात सत्य है, उठा के देख लीजिए। और दोनों राज्य में अगर परसेंटेज पलायन देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड में ही सबसे ज्यादा परसेंटेज पलायन है, सबसे ज्यादा जी। और बाद में हम लोगों को
जो हम लोग एक समय जो है एक ही हुआ करते थे, हम लोगों को भी आपस में लड़ाने का साजिश कर दिया गया कि लड़ो तुम लोग आपस में। और जब तक हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे ना, तभी तक हमारे संसाधनों पे, हमारे हक पे जो है ना, वो बड़े लोग जो है ना, बाहर के लोग जो है ना, ऊपर के लोग जो है ना, वो हक मारते रहेंगे। ये चीज है। और हमें बता दिया गया कि बिहारी बाहरी है तो झारखंड के लोग बाहरी है। अरे यार, हम कभी बाहरी नहीं हैं। हमारा एक घर है और एक घर में जो है वो दीवार खड़ा कर दिया गया है। जैसे जर्मनी में एक बार दीवार खड़ा कर दिया गया था और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बना दिया गया था। हमें पॉलिटिकली कमजोर कर दिया गया। पहले लोकसभा में हमारा 54 सीट हुआ करता था, हम दमदार थे, हम यहां से प्रधानमंत्री दे सकते थे, कट कर दिया गया, कमजोर हो जाओ। अब जो है हमारी वैसी नहीं चलती है जैसी पहले चलती थी। जब 2000 से पहले जो है ना, बिहार झारखंड जो कंबाइंड था, उस समय यहाँ के कद्दावर नेता जो है ना, वो देश के शीर्ष सिंहासन पे बड़े बड़े पदों पे हुआ करते थे। अब बताइए बिहार झारखंड से कौन कौन नेता बड़े पद पे है वर्तमान समय में? जब जब डिवाइड होता है तब तब दर्द होता है और तब तब हम कमजोर होते हैं। ये मेरा मानना। बाकी किसी का, राजनीति करने वाले लोगों का मानना अलग हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है। जेबी केसेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आपका रास्ता रोका। मैं उनका नाम तक नहीं जानता था, अच्छे ढंग से उनको जानता भी नहीं था। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। क्यों भाई, मनीष कश्यप के नाम से आप झारखंड में राजनीति करते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट की राजनीति कीजिए, यहाँ पे इंडस्ट्री की बातचीत कीजिए, HEC जो बंद हो चुका है उसको खोलने की बात कीजिए। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जो झारखंड का नाम रोशन किए ना, झारखंड का नाम रोशन महेंद्र सिंह धोनी, क्या हम उन्हें भूल जाएंगे उन्हें? क्या उनका हम खतियान चेक करेंगे उनको सम्मान देने से पहले कि भाई आप 1932 का खतियान लेके आइए महेंद्र सिंह धोनी जी, और तब हम आपको सम्मान देंगे? सोचने वाली बात है, सोचिए। बाकी आपकी मर्जी। राज ठाकरे का हश्र आप देख सकते हैं, और राज ठाकरे के नक्शे कदम पे आप राजनीति करेंगे तो वही हश्र होगा। आज देखिए, एक समय राज ठाकरे को जो है महाराष्ट्र के लोगों ने सर आंखों पे बिठाने का प्रयास किया। फिर राज ठाकरे को लगा कि अरे हम तो कुछ भी कर सकते हैं अब यहाँ से। फिर उसके बाद से आज हश्र ऐसा हो गया कि विधानसभा में एक भी सीट नहीं है राज ठाकरे का। और राज ठाकरे ने जब मारा था तो बिहार और झारखंड दोनों के लोगों को दौड़ा दौड़ा के उनके कार्यकर्ताओं ने जो है महाराष्ट्र में मारा था। क्यों नहीं हम बोले उस समय? क्यों नहीं हम दोनों राज्य से चले वहां पे? आपको हिम्मत है कि किसी पंजाबी को जो है बिहार और झारखंड में छेड़ दे? नहीं छेड़ सकते हैं। पंजाब का CM जो है एक्शन ले लेगा। बिहार झारखंड के मजदूरों के साथ क्या होता है पता है? मेरे पास वीडियो है, मैं दिखाऊंगा, मेरे पास मोबाइल में है। झारखंड का आदिवासी समाज से आने वाला एक व्यक्ति जो है ना, वो मुझे जालंधर में मिला था, और वो जो है 12-15 साल से जो है ना होटल में प्लेट मांज रहा था। मैंने उसके दर्द को जानने का प्रयास किया, और उसने बोला कि हमारे नाम पे जिन लोगों ने राजनीति किया ना, उन्हीं लोगों ने हम लोगों को लूट लिया। उस आदमी ने, जो अनपढ़ आदमी जो होटल में प्लेट मांज रहा था, मेरे मोबाइल में वो वीडियो है। स्थिति निकलिए बाहर, आप लोग राज्य से बाहर निकलिए, तब जाके जो है हम लोग अपने लोगों के स्थिति को जान पाएंगे। और वहां पे जाके देखिए कि स्थितियां क्या है। सर, अभी बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर से रिनोवेशन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि उससे बिहार में किस हद तक बिहार को फायदा मिलेगा? देखिए, APJ अब्दुल कलाम का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, मोदी जी के सहयोग से जो है उसे फिर से चालू कर दिया गया है जी। और रिनोवेट नहीं किया गया, नए तरीके से नए जगह पे चालू किया गया। उसे रिनोवेट मतलब हुआ कि उसी जगह पे जो है फिर से बना के पेंट पुचारा करके नए जगह पे नए तरीके से, दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस जो ग्रीन एनर्जी का है, रिसाइकल वहाँ पे वाटर, वहाँ का वाटर उस पूरा कैंपस यूज करेगा, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। उसको जो है सही ढंग से हम बिहार के लोगों ने अगर संभाल के रखा तो फिर से कोई चीन से आएगा और नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास लिखेगा, फिर से कोई श्रीलंका से आएगा और वहाँ पे पढ़ेगा, कोरिया से आएगा वहाँ पे पढ़ाई करेगा, अमेरिका से आएगा वहाँ पे स्टडी करेगा। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में 3 सबसे पुराने विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये 3 विश्वविद्यालय में से 2 विश्वविद्यालय बिहार में थे। और एक तक्षशिला का स्थापना जो है, जो पाकिस्तान में हुआ था, उसकी भी स्थापना जो है ना, वो बिहार के ही राजा ने किया था। उस समय पाटलिपुत्रा होता था उस एम्पायर का नाम, और उन्होंने ही किया था, वहां पे किया था।
तो बहुत सारी चीजें आप चाणक्य के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा सब जो है चाणक्य के अंडर में ही बाद में चल रहा था। हालांकि उसकी स्थापना जो है दूसरे दूसरे राजाओं ने किया था। ये चीजें है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के विरासत को फिर से आगे लेके जाने के लिए तैयार है। मोदी जी ने उसे तैयार करा दिया है, बस उसे हम लोगों को संभाल के और आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी सर कुछ समय पहले शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में आपने एक बात कही थी कि अभी से लगभग 5 महीने का समय आपको दिया जाए, 5 महीने बाद ग्राउंड लेवल पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। 11,500 करोड़ रुपया बिहार में बाढ़ रिलीफ के लिए मिला था, आज तक नहीं मिला है। मिला और उसके लिए मनीष कश्यप ने लेटर लिखा था जल शक्ति मंत्री को, किसी नेता ने नहीं लिखा था। क्या ये चेंजेस नहीं है? मेरे जैसे व्यक्ति, मैं एक अदना सा आदमी हूँ जी, आप उठा के देखिए केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ रुपया दिया है कि नहीं दिया है। आप उठा के देखिए भाई, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% बदल दूंगा, कुछ तो बदलाव हुआ ना जी, हुआ कि नहीं। आप उठा के देखिए 11,500 करोड़ रुपया केंद्र ने बिहार में बाढ़ के नाम पे दिया कि नहीं, और बिहार में बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा वीडियो किसने बनाया, आप उठा के देखिए। 11,500 करोड़ रुपया होता है, उससे काम किया जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये चीजें रक्सौल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जो है ना मतलब कि केंद्र सरकार के पास नोटिफिकेशन चला गया है। मैं पटना एयरपोर्ट पे अक्सर वीडियो बनाया करता था, अक्सर कम से कम 25 से 30 वीडियो है कि एयरपोर्ट का रनवे छोटा है, रनवे छोटा है, रनवे छोटा है। बिहटा एयरपोर्ट के लिए मैं अक्सर जब वीडियो बनाता था तो वहां से आवाज उठाता था। अक्सर 2005 से पेपर में आता था कि बिहटा एयरपोर्ट बनेगा, बिहटा एयरपोर्ट बनेगा, बिहटा एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन 2024 में केंद्र सरकार ने बिहटा एयरपोर्ट के लिए पैसा दिया और बिहटा एयरपोर्ट जो है 2 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगा। क्या इसको बदलाव नहीं है? इसके लिए आप मनीष कश्यप को क्रेडिट नहीं दीजिएगा। काहे देंगे भाई, काहे देंगे? छोटा आदमी है, नहीं देंगे, बड़े नेताओं को देंगे, सही कि नहीं? चलिए, मैंने वीडियो बनाया था एक, छपरा यूनिवर्सिटी का VC, रजिस्ट्रार सब लोग चेंज हो गए, सारे के सारे चेंज हो गए, सारे के सारे चेंज हुए वहां पे और नियम लगा। और आज जो है, जो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी हैं, उन्होंने कंपलसरी किया है कि बिहार में अब सेशन लेट नहीं होगा और उस पे काम हो रहा है बिहार में। ये बदलाव अगर आप जैसे लोग देखना शुरू कर देंगे तो हर गरीब जो है ना वो अपना भाग्य खुद बनाएगा और हर मध्यम वर्गीय अपना भाग्य खुद बनाएगा। और जो हमारी 95% जनसंख्या है ना, जिसको फलाना जात, चिलाना जात और चिलाना कम्युनिटी और फलाना कम्युनिटी में बांट के रखा गया है ना, वो 95% लोग जो है ना 95% की संख्या में विधानसभा में रहेंगे। आप और हम जैसे बैकग्राउंड से आने वाले लोग जो है ना विधानसभा में रहेंगे। लेकिन आपको हम क्रेडिट नहीं देंगे, आप हमको क्रेडिट नहीं देंगे, काहे कि हम लोग का औकात साधारण परिवार से है। अब वहीं नेता कोई काम भी नहीं करेगा, तब वो अगर वो बोल दिया कि हमने ही काम किया तो आप क्रेडिट दे देंगे। तो ये बदलाव हो रहा है और भी कुछ बड़ा बदलाव आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। मैं वादा करता हूं कि आपको देखने को बड़ा बदलाव मिलेगा। बिहार में कुछ बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण होगा, एकदम 100% उसका शिलान्यास होगा, एकदम 100%। इतना ना ज्यादा आवाज उठा देंगे हम लोग। ये चीजें, एक्सप्रेसवे के लिए किसने आवाज उठाया था? नाम रखिए किसी एक का बिहार में, किसी नेता का नाम रख के दिखाइए। आप बताइए किसी नेता ने एक्सप्रेसवे के लिए आवाज उठाया हो बिहार में? मनीष कश्यप ने उठाया था। मनीष कश्यप ने। मिला एक्सप्रेसवे? 2 गो मिला ना। क्रेडिट नहीं दीजिएगा आप, सवाल जरूर पूछेगा क्या हुआ। गोरखपुर से पश्चिमी चंपारण, मेरे जिला से, जिस जिला में अभी जो है 4 लेन नहीं है, मेरे जिला में, मेरे जिला से होके गुजरेगा एक्सप्रेसवे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से होके गुजरेगा एक्सप्रेसवे बिहार में। गोरखपुर से होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगा वो एक्सप्रेसवे। पटना से पूर्णिया तक बन रहा है एक्सप्रेसवे, आपको नहीं पता है, हम आपको बता दे रहे हैं। 10 गो इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है पूरे देश में, गया में 1 बन रहा है, जाके पता कीजिए। 25 दिन पहले केंद्र सरकार ने पारित किया है। क्रेडिट दीजिएगा मनीष कश्यप को। जी सर, कुछ काम जो आपने किए उसकी क्रेडिट आपको बिल्कुल मैंने नहीं किया, भगवान ने करवाया है। सरकार मैंने नहीं गिराया था, भगवान ने गिरा दिया। पुल मैंने नहीं गिराया था, बोला भगवान ने गिरा दिया। मैंने बोला कि 5 महीना के अंदर आप देखिएगा कुछ काम दिखाऊंगा, और दिख रहा है ये काम। कोनो मीडिया वाला क्रेडिट नहीं देता है। 10 गो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 1 गो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गया में बन रहा है।
केंद्र सरकार बनवा रहा है। और आगे मैं बोल रहा हूँ, बिहार में नदियों से नदियों को जोड़ा जाएगा, चैलेंज है ये मेरा। और आप देखिएगा, आपको रिजल्ट दिखेगा। एक दिन अखबार का पन्ना उठाइएगा और देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा गंडक, बागमती और कोसी को जो है वो गंगा नदी से जोड़ा जा रहा है और वाटर लिफ्ट करके जो है इनकी पानी को जो है दक्षिण बिहार में पहुंचाया जा रहा है। ये देखिएगा, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अच्छे ढंग से पढ़ाई किया, नॉलेज है, काम करता हूँ, लेटर लिखता हूँ, जहां पहुंचाना होता है वहां बात पहुंचा देता हूँ। लेकिन जब काम होता है तो क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन हमें पता है कि ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, वो आपके सारे संघर्षों को देख रहा है और एक ना एक दिन जो है आपको जो है उन संघर्षों का फल जरूर देता है। जी, चुनाव कब लड़ रहे हैं आप? अगला चुनाव एकदम बिल्कुल विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे एकदम हैं? बिल्कुल लड़ूंगा। कहाँ से लड़ेंगे आप? वो तो आपको पता चल जाएगा, पार्टी जहां से बोले वहां से लड़ लूंगा। जी, अभी तक हमने राजनीति से जुड़ी कई बातें कर ली सर। अब थोड़ा हम लोग कुछ चीज़ों पर बातें करते हैं। जैसे बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो आप जैसे बनना चाहते हैं, आप जैसे मुद्दों को उठाना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो इस तरह से किस तरह से वो काम करे कि एक मुकाम वो पहले हासिल तो कर आपको सके? नॉलेज होना चाहिए जी। चीज़ों का। हालांकि बहुत सारा नॉलेज होने के बावजूद कभी कभी कुछ लोगों से गलतियां हो जाती है, डेटा बोलने के दौरान याद नहीं रहता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप यूट्यूब के दुनिया में आके जो है आप पॉलिटिकल सिस्टम या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उससे सवाल करना चाहते हैं, तो नॉलेज के साथ साथ आपके करेज के अंदर करेज होना चाहिए, जी। छाती में एगो करेज होना चाहिए जो आप किसी से टकरा सकते हैं। और आपके छाती में इतना दम होना चाहिए कि सामने पहाड़ों आए तो उसको तोड़ दीजिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। वरना चुपचाप पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, IAS IPS बनिए और देश का भला कीजिए। इस जी। फील्ड में आना है तो आपको जो है इतना सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, आप सर रिसर्च कैसे करते थे? लाइक जब आप वीडियो अभी बनाते भी थे करता तो? हूँ, मेरे गाड़ी में जाके देखिए 20 गो किताब पढ़ा होगा अभी भी। हम्म। पीछे से खोलिएगा तो 20 गो किताब पढ़ा होगा, अभी भी चल के मैं दिखा दूंगा। ठीक है, पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, न्यूज पढ़ता हूँ, ट्विटर देखता हूँ, गूगल पे सोर्सेस पता करता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों से जो जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं उसको बोलता हूँ। कभी कभी हम लोगों से भी कुछ डेटा ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं है, बोलने के दौरान हो जाता है डेटा ऊपर नीचे। हाँ, लेकिन नॉलेज इकट्ठा करना ज़रूरी है। लेकिन जब सड़कों पे रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो लोकल लैंग्वेज हिंदी में मिला के बात करना चाहता हूँ, तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे इसको तो बोलने नहीं आता है, ऐसा होता है। तो बस यही तरीका है। कुछ समय पहले आपका लाइफ जो है काफ़ी मुश्किलों भरा रहा, आपको जेल वगैरह जाना पड़ा। हम सब जानते हैं कि जेल का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी मुश्किल होता है। आपने कैसे बिताया जेल में अपने दिन? तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने इतिहास के पन्ने में सुना होगा, काला पानी का सज़ा अंग्रेज दिया करते थे। जी। मैं उस काला पानी की सज़ा काट के आया हूँ। आपको अगर एक कमरे में जो है सिंगल सेल में मैं रहता था। सिंगल सेल में गर्मी के दिन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 7 अगस्त तक मैं तमिलनाडु के एक सेल में था। और मदुरई जगह है, आप पता कर लीजिएगा, मदुरई जो है समुद्र के किनारे नहीं है। मदुरई जगह में जो है जहाँ पे 45 डिग्री से लेके कभी कभी 46-47 डिग्री तक टेम्परेचर गर्मी चला जाता है, वहाँ पे 4 महीना गर्मी के दिन में मैं सिंगल सेल में काटा, और वो भी बिना पंखे का। सोच लीजिए, वहाँ पे आप 2 दिन नहीं बिता सकते। उसके बाद से पटना में आया तो यहाँ पे भी जो है मैं जेल का सज़ा काटा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और देखिए वहाँ का खाना, हमारा खाना एकदम अलग। 14 kg वजन मेरा कम हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जितना प्रताड़ना झेला है ना, उसका अभी हम लोग 10% ही बता पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बता भी नहीं सकते हैं। इतना प्रताड़ना झेलने के बाद भी आज खड़े हैं और बोलते हैं, और दमदार तरीके से बोलते हैं। इस दौरान आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा सर? मेरी माँ सबसे ज़्यादा मोटिवेशन। मन करता था आत्महत्या कर ले, लेकिन फिर देखता था कि मेरे लिए मेरी माँ बाहर लड़ रही है, अगर अंदर मैं मर गया तो बाहर माँ मर जाएगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वो थी। जब मेरे से मिलने जाते थे तो बहुत सारे लोग मिलने जाते थे तो मैं रोता था, सबको पता है ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें झेलने के बाद मैं यहाँ पे आज, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद था। बिहार के हर एक माँ को लगने लगा, देश के हर एक माँ को लगने लगा, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, मेरे बारे में देखा और मेरे बारे में जाना, उन लोगों को लगने लगा कि आज एक बेटा मनीष जो है फंसा हुआ है, कल मेरा भी बेटा इस जगह पे हो सकता है।
इसलिए जो है आज आशीर्वाद दे के, अपने आशीर्वाद के सहारे जो है इस बेटे को मजबूत करते हैं और इसको निकालते हैं जेल से। जिस तरीके से मैंने झेला ना, उस तरीके से अगर किसी और को झेलाया गया रहता तो शायद वो कब का टूट गया होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे माँओं का आशीर्वाद था और उन आशीर्वाद के कारण जो है मैं फिर से जेल से बाहर निकला और उसी मजबूती से के साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया। आपने जेल जाने से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि जेल से निकलने के 100 दिन के अंदर मैं सरकार गिरा दूंगा। 180 दिन बोला, 40 दिन से पहले सरकार गिर गई। क्यों आपको आरजेडी से इतना इशू है, या फिर आरजेडी आपको इतना परेशान कर रही है जैसा कि आप बताते हैं? आखिर ये मसला क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ? किसी युवा को देखना नहीं चाहते तेजस्वी जी। वो तो अपने ही गठबंधन के नेता कन्हैया कुमार को जो है बिहार में नो एंट्री लगा दिए। कन्हैया कुमार बोल रहे थे कि बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी बोल रहे थे कि अगर कन्हैया को कांग्रेस ने बेगूसराय से टिकट दे दिया तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। पूछिए ये बात सही है कि नहीं, लगाइए कन्हैया को फोन और पूछिए कि ये बात सही है कि नहीं है। हालांकि कन्हैया दिल्ली गए और दिल्ली में भी कन्हैया को मैं नहीं हराया, वो कन्हैया को भी पता है। उन्होंने भी बहुत सारे जगहों पे जो है ये बात बोला, कन्हैया को भी पता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तेजस्वी जो है किसी युवा को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम क्या रहेगा अपने क्षेत्र के लिए? करप्शन पे काम करना है। हम बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से आते हैं, बाढ़ पे काम करना है। हमारे यहाँ लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी पे काम करना है। शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे काम करना है। और अगर हमारे पास अगर कोई भी माँ किसी भी समस्या को लेके आएगी, कोई भी माँ, मैं ये नहीं पूछूंगा कि माँ तुम्हारा जात क्या है, बस मैं प्रयास करूंगा कि उन माँओं के समस्याओं का समाधान, अगर जेन्युइन समस्या है तो उन समस्याओं का समाधान कर सकूं। और एक नेता जो है ना, इतना काम तो आसानी से अपने क्षेत्र में कर ही सकता है अगर वो दृढ़ संकल्प ले ले तो। नहीं तो अगर दृढ़ संकल्प नहीं ले तो नहीं कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को ये बातें फिल्मी लग सकती है। क्यों? क्योंकि कोई नेता इस प्रकार का काम जो है हमारे बिहार में नहीं करता है। हाँ, बाकी बाहर तो आपने बहुत सारे नेताओं को देखा है। मोदी जी ने कैसे गुजरात को बदला, अटल बिहारी वाजपेयी जो है कैसे जो है चल के जो है देश के प्रधानमंत्री बने। साउथ में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र को जो है बदल के रख दिया। लेकिन बिहार, झारखंड और पूर्वांचल, यूपी का पूर्वी भाग में जो है ना, आज भी ये बात जो है ना बहुत सारे लोगों को फिल्मी लग सकती है। आप अपने मेंटर्स किन्हें मानते हैं? माँ से बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता है। माँ से बड़ा मोटिवेशन किसी के लिए कोई नहीं हो सकता है। आपके जीवन में अगर सबसे बड़ा ताकत अगर आपके लिए कोई है तो वो माँ है। सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर कोई है तो वो माँ है। और सबसे बड़ा भगवान अगर आपके जीवन में कोई है तो वो माँ है। हालांकि मेरी माँ भी कभी कभी नाराज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें वो डांटती है, कभी कभी मैं भी कुछ बोल देता हूँ, ये चीज़ें है। तो बोलती है घर पे कि वीडियो में तो बड़ी बढ़िया बढ़िया बोलेला हमारा बारे में, ऐसे जो है बोल देता रहा, एक दिन हम वीडियो बना के तारा बारे में बता दें, बोलती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मेरी माँ मुझे बहुत मानती है, हर किसी की माँ मानती है और मैं भी अपनी माँ को बहुत मानता हूँ। जैसे आज जो है एक फेस्टिवल है, जितिया, ज्योतिया हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में जी। मैंने माँ को फ़ोन किया आज सुबह सुबह कि मम्मी आपके लिए साड़ी भेज रहा हूँ मैं, ना चाहिए हमरा दूसरा कोई के पसंद के ना पसंद पड़ेला। तो हम कहनी पैसा भेज देता नहीं, तू खरीद लिया। तो ना ना तार पैसा ना चाहिए, तोर बड़ी मेहनत के पैसा बाटे। तो हम कहनी कि अच्छा ठीक बा, साड़ी ना चाहिए तो पायल खरीद देता नहीं। तो ना 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 पायल ना पहने नहीं। तो कान में के, तो ना 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 ना, ना कानवा देखा ना आई तन सुख चिरा गई बा, अभी पहनल छोड़ दिल बनी। तो कहनी गर्दन में के, तो मम्मी बोली है कि पहले अपने गर्दन में का बना लो क्योंकि तुम्हारे गर्दन का पतला है। मम्मी बोली है, ये जो बात बोली है ज्योतिया है, झूठ नहीं बोलूंगा। मम्मी बोली है कि तुम्हारे गर्दन का बना लो कि तुम्हारे गर्दन का पतला है। तो ये मतलब कि मेरे भाई की वाइफ ने मुझे दिया था, उसी ने, ये देख सकते हैं, ये जेंट्स डिजाइन भी नहीं है, लेडीज डिजाइन है ये, ठीक है, उसी ने दिया था, ठीक है। तो मम्मी बोली है कि ओकरा लक बनवा दो, मतलब भाई की पत्नी जो है मेरी, जब मैं जेल में था तो उसका भी गहना गिरवी रख दिया गया था, तो ओकरा लक बनवा दो। हम बोले ठीक है। 3 तारीख को मेरे भाई का जो बेटी है, जो तो उसका बर्थडे है, तो उस समय मैं जाऊंगा
क्योंकि पिछली साल में जब उसका बर्थडे था तो मैं जेल में था, तो उसका बर्थडे भी नहीं मना पाया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बस इतना ही कहूँगा, सबको मैं कहूँगा कि अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो माँ का सम्मान कीजिए। हालांकि हल्का फुल्का झगड़ा सबका होता है, हर एक बेटा का होता है, ऐसा नहीं है। ये हम अपने आप को राजा रामचंद्र जी की तरह नहीं पेश करना चाहते हैं, हमारा भी होता है, हम भी तो कभी कभी कुछ बोल देते हैं, माँ भी कभी कभी कुछ बोल देती है, सबका होता है। लेकिन माँ का सम्मान करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और जिन लोगों ने अपने माँ का सम्मान किया वो जो है दुनिया में सफल हो जाते हैं, और उनको उनके मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। सबसे ज़्यादा तो हमें ये डिसिप्लिन भी, ये हमारे संस्कार होने चाहिए कि अपने माता पिता का हम सम्मान करें। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि शिक्षा जो है ये किसी भी प्रदेश को बदल सकती है। एक युवक का शिक्षित होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बिहार की शिक्षा नीति में ऐसा क्या चेंज होना चाहिए जिससे वहाँ का लिटरेसी रेट भी बढ़े और वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ प्रैक्टिकल किया जाता है। क्या चीज़ का? करप्शन का प्रैक्टिकल, कि करप्शन कैसे कर सकते हैं, और वहाँ पे सक्सेस हो जाता है तो फिर दूसरे राज्यों में नहीं सक्सेस होता है। तो जैसे चारा घोटाला जैसा प्रैक्टिकल किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो फिर देश के किसी भी राज्य में चारा घोटाला नहीं हो पाता है। और अगर नहीं पकड़ा गया तो फिर दूसरे जगह पे होता है। जैसे पुल अगर बिहार में दाएं दाएं गिर रहा है, नहीं पकड़ा गया तो दूसरे राज्य में भी गिरना शुरू हो जाता है। अगर बिहार में गिर रहा है पुल और 2-4 गो ठेकेदार पे कार्रवाई हो गया तो फिर उधर भी जो है रोक लग जाता है। बिहार में अगर लिटरेसी रेट चेंज करना चाहते हैं तो करप्शन पे कंट्रोल करना पड़ेगा पहले, और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए भेजिए। बिहार के लोग भेजना भी चाहते हैं, लेकिन समस्याएं क्या है कि गरीबी ज़्यादा है, इसलिए जो है ना परिवार के बच्चों पे जवान होने से पहले ही एक पहाड़ जैसा बोझ आ जाता है कि उसे जो है अपने परिवार के लिए कुछ करना है। स्वास्थ्य के लिए गरीब लोग जो है प्राइवेट अस्पताल पे डिपेंडेंट है, सरकारी अस्पताल में उस प्रकार से इलाज नहीं हो पाता है। ये बात सत्य है। आज भी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें। तो अगर जो है हम लोग इन सारी चीजों को सही कर लेंगे तो बच्चों को जो है उनका बचपन जो है वो शिक्षा में बच्चों का बचपन गुजरने लगेगा। नहीं तो बच्चों का बचपन जो है, आज भी बिहार के जो है 10-10 साल के, 12-12 साल के, 14-14 साल के बच्चे जो है ना ट्रेन में धक्के खा के और दूसरे राज्यों में जाके अपने बाबूजी के साथ जो है मेहनत मजदूरी करते हैं। तो सबसे पहले वो काम करना होगा हम लोगों को। वैसे सर बिहार गुंडा राज के लिए काफ़ी मशहूर रहा है काफ़ी समय तक। अब नहीं है क्राइम, हालांकि बिहार में अभी भी है जी। लेकिन उस हिसाब से नहीं है जो जंगल राज के समय में हुआ करता था। अब जो है करप्शन है, और क्राइम जो है करप्शन का रूप में बदल गया, तो उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जो है प्रयास करना होगा। सर हमें बिहारी कल्चर के बारे में कुछ बताइए। बिहार का जो सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। बिहारी कल्चर यही होता है कि हम अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए जीते हैं, और यही है बिहार का सबसे बड़ा कल्चर। सबसे बड़ा कल्चर, हमने कभी भी अपने राज्य में न दूसरे राज्य के लोगों को जो है मारा पीटा नहीं है। आज तक उठा के देख लीजिएगा, इतिहास उठा के देख लीजिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक का कभी भी किसी दूसरे राज्य के लोगों को मारा पीटा नहीं है। हम जो है सेना में जाते हैं, पूरे देश के लिए जीते हैं। हम जो है IAS IPS बनते हैं, पूरे देश के लिए जीते हैं। हम अगर सफाई भी करते हैं तो पूरे देश की सफाई करते हैं। अगर हम ट्रेन चलाते हैं तो पूरे देश का ट्रेन चलाते हैं। हम बैंकों में हैं तो पूरे देश का बैंकिंग सिस्टम चला रहे हैं। हम जहाँ भी हैं पूरे देश को जो है ना अपना अपना मानते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए काम करेंगे। तो यही है बिहारी कल्चर। हर एक बिहार में पैदा होने वाला बिहारी जो है ना वो देश के लिए पैदा होता है और देश के लिए ही मरता है। छठ के बारे में आपने पूछा। छठ जो है एक ऐसा पूजा है जो एक दूसरे को जोड़ने का शिक्षा हमें देता है कि कैसे जो है हम इस डाइवर्सिटी जो मतलब कि एकदम भिन्न भिन्न जगहों पे हम लोग चले जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, हम लोग जो है पलायन कर जाते हैं, लेकिन छठ जो है हम बिहारियों को फिर से वापस अपने घर बुलाता है कि घर आजा परदेसी तेरा राज्य बुलाए रे। और हम बिहारी जाते हैं वहाँ पे पूजा करते हैं। एक घाट के पास हम बैठते हैं, वहाँ पे हर एक जाति के लोग रहते हैं,
उसमें ये नहीं होता है कि इस जाति का जो है ये छठी मैया है, इस जाति का ये छठी मैया। और बिहार में जो है ना, हर कोई छठ पूजा करता है, हर जाति के लोग छठ पूजा करते हैं। तो ये जो है छठ एक ऐसा पूजा है बिहार का जो एक दूसरे को जोड़ना, परिवार से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें सिखाता है। चूंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, मैं भी बिहार के कई स्टार्स, सुपरस्टार्स को फॉलो करता हूँ, उनके गाने वगैरह सुनता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा सर, आपके फेवरेट सिंगर और एक्टर कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री में? भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह अच्छा गाते हैं। जी, अच्छा मतलब वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं हाँ अब। अच्छा गाते। कभी कभी कुछ राइटर लोग जो है अश्लील गाना लिख के दे देते हैं, तो उसमें भी जो है कभी कभी नहा लेते हैं। लेकिन जब से चुनाव लड़े हैं तब से नहीं गा रहे हैं अश्लील, नहीं गाएंगे आगे, उम्मीद है ऐसा नहीं गाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। एक्टिंग जो है वो रवि किशन का अभी हिंदी फिल्म ने रिकॉर्ड बना दिया। नेटफ्लिक्स पे सबसे ज़्यादा चलने वाला फिल्म जो है ना, लापता लेडी हो गया है। रवि किशन का जब एक्टिंग जो करते हैं ना, तो कमाल का एक्टिंग। तो एक्टर के रूप में रवि किशन, सिंगर के रूप में पवन सिंह। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर इंसान के रूप में अगर किसी कलाकार का नाम आएगा ना, इंसान के रूप में, अच्छा इंसान के रूप में, तो खेसारी लाल यादव। निहायती अच्छे इंसान है, एकदम रिस्पेक्ट देते हैं खेसारी लाल यादव। कभी मिलिएगा ना आप, वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला छोटा है कि बड़ा है, रिस्पेक्ट देते हैं। तो इंसान के रूप में खेसारी लाल यादव, सिंगर के रूप में पवन सिंह, और एक्टिंग जो है वो रवि किशन का जबरदस्त। अभी के झारखंड, हम्म, अभी के बिहार, हम्म, और सन 2000 से पहले, डिवीजन से पहले के बिहार झारखंड में, जो कि पहले बिहार ही हुआ करता था, आपको क्या अंतर नजर आता है? उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि झारखंड की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है। झारखंड में आदिवासियों की संख्या 40% थी, अभी जो है 26% से कम हो चुका है। ऑफिशियली तो वो अगर जमीन पे देखा जाए तो 20% के आसपास हो चुका है, 20% के आसपास। बांग्लादेश और रोहिंग्या वहाँ के लोग आए, 5-5 हज़ार रुपये में उनका आधार कार्ड बना दिया गया, 25-25 हज़ार रुपये में एगो झुग्गी दे दिया गया पहाड़ी या जंगल क्षेत्र में। वो लोगों ने क्या किया कि आदिवासी लड़कियों को टारगेट किया, उनसे शादी किया गलत तरीके से, फिर उनके ज़मीन को हथिया लिया। और इस दौरान जो है बहुत सारे लोगों की हत्याएं भी हुई, बहुत सारे लोगों की। डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया गया। अब डेमोग्राफी सबसे पहले कहाँ पे चेंज किया गया? सबसे पहले कश्मीर में चेंज किया गया डेमोग्राफी। उसके बाद से डेमोग्राफी जो है केरल में चेंज किया गया। उसके बाद से डेमोग्राफी जो है बंगाल में चेंज किया गया। उसके बाद से डेमोग्राफी जो है असम में चेंज करने का प्रयास किया गया। तब तक बीच में पहाड़ के जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा खड़े हो गए, भागो यहाँ से, घुस जाओगे तो सबक सिखा देंगे, ठीक है। अब इन लोगों का टारगेट है कि डेमोग्राफी जो है हम लोग जो है बिहार और झारखंड में चेंज करेंगे। अब झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अब झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वो लोगों को दिख रहा है कि कैसे चेंज हो रहा है, कैसे जो है बांग्लादेश से लोग जो है बंगाल में आते हैं और बंगाल से जो है झारखंड में घुस जाते हैं, कैसे जो है यूरोपियन कंट्री से और अमेरिकन कंट्री से और अरब कंट्री से जो है पैसा जो है बांग्लादेश में जाता है और बांग्लादेश से बंगाल के थ्रू जो है झारखंड में आता है वो पैसा। चाइनीज फंडिंग, सऊदी अरबिया की फंडिंग बांग्लादेश में आया और बांग्लादेश से वो पैसा बंगाल में आया और बंगाल से वो झारखंड में आया। वो पैसा क्यों आया कि अगर एक बांग्लादेशी या एक रोहिंग्या आ रहा है उसको एस्टेब्लिश करना है बंगाल में, ऐसे सॉरी झारखंड में, कैसे एस्टेब्लिश करना है वो आप डिसाइड कीजिए। अब उसके बाद क्या होता है कि वो एस्टेब्लिश होगा तो वो दिखेगा, वो जमाई टोला बनाएगा तो दिखेगा। जमाई टोला कहाँ बना? झारखंड में बना। जमाई मतलब क्या होता है आप लोग बताइए? क्या ये अस्मिता का सवाल नहीं था? क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए था? बन गया। अब ये जमाई टोला पे किसी का ध्यान ना जाए, जमाई टोला मुद्दा ना बने, ये जो है डेमोग्राफी चेंज मुद्दा ना बने, इसके लिए जो है उन लोगों ने जो है दूसरे मुद्दे पे झारखंड के लोगों को उलझा दिया। अब झारखंड के लोगों को उलझाया कहाँ पे? अपने ही लोगों से लड़ा दिया कि भाई बिहार झारखंड आपस में लड़ो। इन मुद्दों पे लोग डाइवर्ट हो गए और देखिए आज जो है धड़ल्ले से आ रहे हैं। संथाल परगना की स्थिति देखिए क्या हो चुकी है। जी, आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? कोई लड़की मिली नहीं, कोई ससुर तैयार नहीं हुआ कि वो अपनी बेटी को दे मनीष कश्यप के हाथों में। ये सच्चाई है। कोई चाहेगा कि मनीष कश्यप पे जो है 18 गो केस है उससे जो है अपनी बेटी का शादी करे? मनीष कश्यप जैसे लोग होने चाहिए, हमारे आवाज को उठाएगा सब कुछ, लेकिन हाँ हमारी बेटी का हाथ जो है मनीष कश्यप जैसे लोगों के हाथों में नहीं आना चाहिए।
ये सच्चाई है। तो जिस दिन कोई ससुर मिल जाएगा उनकी बेटी से शादी कर लूँगा। अभी कोई मिला नहीं इसलिए अनमैरिड हूँ। मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई, उसके लिए कोई तैयार हो गया तो उसकी शादी हो गई, उसकी भी अभी 3 साल की बच्ची भी है। थोड़ी देर पहले सर आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, क्या है ये वक्फ बोर्ड? आपके ज़मीन पे कभी भी कब्जा हो जाएगा, बोल देगा कि हमारे अल्लाह के नाम पे किसी ने दे दिया है, आप दीजिए अब उस ज़मीन को। ट्रिब्यूनल में जाइए, उसके बाद से जो है लड़ते रहिए। वहाँ पे ट्रिब्यूनल में जो है वो ट्रिब्यूनल बनाया गया, वहाँ पे जो है वही लोग सब सर्वे करेंगे, वही लोग सब जांच करेंगे। झारखंड के नए नवेले नेताजी लोग इस पे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। कभी बोल के दिखाए, काहे नहीं बोलते हैं? संथाल परगना में जो डेमोग्राफी चेंज बोलते हैं? नहीं बोलते, काहे नहीं बोलते? और यही सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ तो बहुत सारे लोगों का धागा खुल जाता है, बहुत सारे लोगों का सच्चाई आ जाता है सामने। 4 लाख एकड़ जमीन जो है वो बताता था कि मेरे पास है वक्फ बोर्ड। एक समय पता चला 2023 में कि 9 लाख एकड़ हो गया। भाई ये कौन सा बैंक है? ये कौन सा बैंक है भाई? इतना डबल, जमीनें डबल हो गया सीधे। तो फिर बाद में लगा कि नहीं, इस पे तो ये होना चाहिए। बिहार में एक गांव है पटना में, पटना जिला में, बिहार की राजधानी पटना जिला में फतुआ में गोविंदपुर एक जगह है, उस पे जो है वक्फ बोर्ड बोला है कि मेरा है। तमिलनाडु में एक 1200 साल पुराना मंदिर है, उस पे बोल रहा है वक्फ बोर्ड मेरा है। एक गांव है जो 1600-1700 साल पुराना है, उस पे बोल रहा है वक्फ बोर्ड मेरा है। अरे भाई, मोहम्मद पैगंबर साहब जब पैदा हुए उसके पहले का जमीन तुम बोल रहे हो कि मेरा, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले तो उठा के तो देखो पैगंबर साहब कब पैदा हुए, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम आक्रांता जो है हिंदुस्तान में कब आए, उसके पहले के जमीन को आप बोलने लगे हो। कल को जो है आपका कहाँ घर है? मेरा घर सर राधा गांव है, बोकारो स्थित। तो कल को जो है वो आपको बोलेगा राधा गांव अल्लाह के नाम पे दे दो, क्या कीजिएगा बताइए? ओवैसी ससुरा, साउथ का एक नेता है ओवैसी, बोल रहा है कि हमारे मस्जिदों के पास यही नहीं है, कागजे नहीं है। रे ससुरा, जब कागज नहीं है तो काहे ला कब्जा करके रखा है? बताओ काहे कब्जा करके रखा है? वो खुदे बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। ये सारी चीजें, तो इस पे जो है कभी आप अलग से मिलिएगा तो हम बात करेंगे। ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके व्यूज़ जान करके, और मैं आशा करता हूं कि जब बिहार में आप चुनावी दौर से गुजरें, जब आप एक पद ग्रहण करें चुनाव में और सरकार में, तो आप अपने क्षेत्र के लिए और बिहार के लिए काफ़ी अच्छा काम करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। सर, जाने से पहले हमारे जो यंगस्टर्स हमारे शो को देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? बस आप लोग जो है अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये सबको पता होना चाहिए। सबको मतलब सबको। हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है। तो राष्ट्र धर्म का निर्वाह कीजिए। हमारी नेशनलिटी जो है वो भारतीय होती है, तो भारतीयता का धर्म जो है उसका पालन कीजिए और देश के लिए कुछ कीजिए। जय हिंद। झारखंड के युवाओं का ग्रुप ने द भोकाल शो एक यूट्यूब चैनल चालू किया है, और बहुत अच्छे ढंग से ये प्यार से जो है तीखे तीखे सवाल को जो है बैठ के पूछ लेते हैं आसानी से। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को ढेर सारा प्यार दीजिए, और ढेर सारा प्यार कब दीजिएगा? जब आप लोग इन लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के नाम को आप एक बार फिर से बता दीजिए। द भोकाल शो। चलिए ठीक है, जय हिंद।